नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि अगले वर्ष की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आप लोग बच्चों के साथ स्कूल में मनाएंगे। प्यारे साथियों, टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक रहेगा विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। प्री ग्रेड थर्ड की सीरीज जो हमारी चल रही थी, प्री ग्रेड थर्ड की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें टोटल 5 पेपर होने हैं, जिसमें 2 पेपर हो चुके हैं। दोनों बहुत अच्छे पेपर रहे हैं और आपका अच्छा रिस्पॉन्स उन पर रहा है। तीसरा पेपर भी जल्द अपना होने वाला है। शेड्यूल पूरा जो है वो उस कोर्स में दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वो टेस्ट आप दे के देखिएगा, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा कि जो पेपर हो चुके हैं, 2 पेपर हमारे प्री ग्रेड 1 और 2, ठीक है, प्री ग्रेड थर्ड का फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर हो चुका है वो भी आप दोबारा दे सकते हो। जिन्होंने दे लिया वो भी दोबारा दे सकते हैं, लेकिन रैंक पहली बार वाली ही निकलेगी। ठीक है, रैंक वही मानी जाएगी। और जो बच्चे नए जुड़ेंगे अभी, वो भी वो पेपर दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं दे सकते, वो भी पेपर दे के देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत धारा का हमारा आज का टॉपिक रहेगा। जरूर से जरूर इस सीरीज में, प्री ग्रेड थर्ड की सीरीज में आप जुड़ें, निश्चित ही आपको फायदा होगा। साथियों, क्या होता है कि जैसे अभी एक कोचिंग ने प्री ग्रेड एग्जाम करवाया, तो बच्चों के अंक उसमें कम आए। मैं ये नहीं कहता कि वो पेपर खराब था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। पेपर देखिए, सभी जो है वो अच्छा ही बनाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं वो अच्छा पेपर दें। अब वहाँ हुआ क्या कि देखिए, हम जब भी पढ़ाते हैं, चाहे मैं पढ़ाऊँ, है ना, या किसी इंडिविजुअल और टीचर से आप पढ़ रहे हैं या पढ़े होंगे, तो जैसे 2 टीचर्स का ही हम ले ले, साइंस का अगर कोर्स हम उठा के देखते हैं तो लगभग 70% मैटर मिलता है। सेम यही है कोचिंग के साथ। जितनी भी कोचिंग्स होती हैं उनमें 70% मैटर तो सेम रहता है किसी टॉपिक विशेष पर। ठीक है, 30% मैटर होता है चेंज। ठीक है, 30% या तो वो कुछ अलग लिखवाते हैं, वो कुछ अलग लिखवा देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मतलब लिखवा देते हैं 30%। तो जो कोचिंग्स होती है ना, वो इस 30% के ऊपर ज़्यादा पेपर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस ये जो एक्स्ट्रा मैटर है ना, इसके ऊपर से प्रश्न ज्यादा उठते हैं प्री ग्रेड एग्जाम्स में। ये मैंने देखा है ना। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादातर प्रश्न बनेंगे वो इस 70% वाले मैटर से बनेंगे। ऐसा नहीं है कि उस 30% से सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कोचिंग वाले ऐसा करते हैं, क्यों? ताकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे से पढ़े हुए बच्चे हैं उनके तो अच्छे अंक आए हैं, हमारे से नहीं पढ़े हुए जो बच्चे उनके अच्छे अंक नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है, अच्छे अंक आएंगे कहाँ से? उन बच्चों ने 30% मीटर देखा ही नहीं है। नहीं देखा है तो उसमें अंक कम आएंगे, सीधी सी बात है। ये सिस्टम है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है अपने को, है ना। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे उस कोचिंग की प्री ग्रेड एग्जाम में कम नंबर आ गए तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी पर विश्वास रखो, हमने जो पढ़ा उस पर विश्वास रखो। ये जो 70% है, यही सिलेक्शन दिलवा के जाएगा निश्चित तौर पर। विश्वास के साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बस रुको मत, टेंशन मत लो, रिवीजन करो जितना कर सको, ताकि एग्जाम में डाउट में नहीं आओ। इस टॉपिक की बात करें अगर हम अब, विद्युत धारा की, तो इस टॉपिक में 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, उसमें जो चैप्टर दे रखा है उसके एक एक न्यूमेरिकल को आपको कर लेना है। क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की संभावना ज़्यादा है। अब न्यूमेरिकल जब प्रश्न करवाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, तो कुछ एक न्यूमेरिकल मैंने 2-4 ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए। आप ज़रूर से ज़रूर उस बुक में ट्राई करें न्यूमेरिकल्स को। और मैंने जब कोर्स में आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, उनको करिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस भी देखेंगे हम इस वीडियो में, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कुछ अच्छे प्रश्नों को लेंगे। एनसीईआरटी की बुक, 10th क्लास की बुक से ये प्रश्न जो है वो लगभग लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, ओम, एम्पियर, वोल्ट या फेराडे। तो हम जानते हैं जो ओम है, ये तो किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का या विभव का, विभव का मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक क्या है?
एम्पियर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर साथियों यहां हो जाएगा। ठीक है। पूछा गया प्रश्न है हाल फिलहाल के एग्जाम में। अच्छा, ये प्रश्न भी अभी अभी पूछा गया है। लेटेस्ट जो हाल ही में एग्जाम्स हुए उनमें यह प्रश्न आया है कि विद्युत की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। जल्दी से जल्दी बच्चे लगाएंगे कि सर इसका तो एम्पीयर होगा। विद्युत धारा की मात्रा, और विद्युत धारा की मात्रा की बात की जाएगी तो वहां आएगा आवेश। वहां क्या आएगा? आवेश। विद्युत धारा की जो मात्रा है वो आवेश होती है साथियों। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की मात्रा मतलब आवेश, और आवेश मतलब कूलाम। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। अगला प्रश्न, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में, देखिए, एक कूलाम आवेश यानी कि किसी बिंदु से, है ना, अगर टी समय में, किसी बिंदु से टी समय में एन इलेक्ट्रॉन अगर गुजर रहे हैं तो वहां आवेश कितना होगा? क्यू का मान कितना होगा? एन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो एन ई। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज कितना होता है? एक कूलाम आवेश। तो यहाँ एक कूलाम है तो एक लिख लिया मैंने, एक बराबर एन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हमें फाइंड आउट करनी है। गुणा इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक में भाग दे देंगे अपन 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब यहाँ से अगर मैं इस दशमलव को हटाऊंगा, यहाँ 10 बन जाएगा। 10 बन गया मतलब 10, है ना, और गुणा में ये 10 की घात -19 से ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं घात इसको 19 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 की घात 19 को कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ गुणा 10 गुणा 10 की घात 18 भी लिख सकता हूँ साथियों में, और बटा में लिख दूंगा 16। तो ये बन जाएगा n बराबर 10/100 गुणा 10 की घात 18 और बटा में 16। अब यहाँ से 16 का भाग लगा दो 100 में। 16 का भाग 100 में लगा देंगे तो 16 छिके 96, बच गए 4, हो गया 40, 16 दूनी 32, बच गए 8, हो गया 80, 16 पंजो 80, 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18, 10 की घात 18, और यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये रहेगी। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही रहेगी। इस तरीके से फाइंड आउट इसको करेंगे। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। हाँ जी, विभवांतर मापन के लिए सही है। विभवांतर मापन के लिए दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर कितना है, इसके मापन के लिए कौन सी चीज सही? पहला, विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। दो, वोल्ट मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा केवल दो। हमें सही कथन ढूंढना है। 3 है एक व दो दोनों, और 4 है न तो एक और न ही दोनों। अब प्यारे साथियों देखिएगा, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। कहीं भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर है वोल्ट मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में नहीं लगाया जाता, इसको हमेशा समांतर क्रम में, है ना, इसमें लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर को, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगाया जाता है वोल्ट मीटर को। अगर हम बात करें एमीटर की, जिसका उपयोग विद्युत धारा के मापन में करते हैं, तो विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का उपयोग, विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है समांतर क्रम में, जबकि एमीटर का उपयोग किया जाता है श्रेणी क्रम में। तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा केवल एक सही, ऑप्शन 1 यहाँ आपका उत्तर होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से सही नहीं है। एक, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा में होती है। दो, चांदी सबसे अच्छा चालक है। विद्युत धारा व आवेश सदिश राशि, जबकि विभव और विभवांतर अदिश राशि होती है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से सही नहीं है वो बताना है, सही नहीं है। तो देखिए, विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में ही होती है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो या तो हम ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, या हम ये बोल दें कि धनावेश की दिशा में होती है, क्योंकि धनावेश की जो दिशा होती है बहने की, वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी, है ना। तो इसी के और इलेक्ट्रॉन के विपरीत किसकी, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है उसके विपरीत बहता है ना। तो यहाँ जो उसकी दिशा रहेगी विद्युत धारा की, वो धनावेश की दिशा में होगी, ये बात ठीक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है। देखिए, विद्युत धारा का सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी को ही माना जाता है, लेकिन चांदी के तार इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम और तांबे का उपयोग जो विद्युत के तारों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक है, और सबसे अच्छा चालक है इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या, सबसे कम है। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी। तो सबसे अच्छा चालक अगर चांदी है तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा को बहने से रोकने की क्षमता। इसके बाद में हम बात करें, तीसरा ऑप्शन, विद्युत धारा व आवेश सदिश राशि, नहीं, ये गलत है। सदिश राशि नहीं होती है, ये अदिश राशि ही होती है। विद्युत धारा हो, है ना, आवेश हो, विभव हो, विभवांतर हो, सभी की सभी क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर यहां रहेगा। निम्न में से सही है। पहला, समय के साथ दिष्ट धारा का परिमाण, दिशा व आवर्ती बदलते नहीं है। समय के साथ डीसी जो करंट होता है उसका परिमाण नहीं बदलता है। डीसी करंट कुछ इस हिसाब से फ्लो होता है, एसी करंट कुछ इस हिसाब से फ्लो होता है। ठीक है, तो समय के साथ दिष्ट धारा का परिमाण, दिशा व आवर्ती कभी भी नहीं बदलते, सही पॉइंट है। दिष्ट धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है। जो डीसी करंट होता है वो मनुष्य के झटका नहीं लगाता, यानी कि डीसी करंट अगर है जो जिसका उपयोग अपन बैटरी वगैरह जो होते हैं ना घर पर, अपने इन्वर्टर लगाते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरियां लगी होती हैं उनसे डीसी करंट निकलता है। तो डीसी करंट उन बैटरियों के टर्मिनल पर अगर अपना हाथ भी लग जाता है तभी हमारे करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डीसी करंट वहां पर है वो। ठीक है, इसलिए ये मनुष्य को प्रतिकर्षित करता है, यानी करंट इससे नहीं लगता है। ठीक पॉइंट है। फिर है, दिष्ट धारा के संचरण में ऊर्जा हानि अधिक होती है। अगर इससे करंट नहीं लगता तो क्यों न इसी का उपयोग कर लिया जाए, है ना। भाई सरकार डीसी करंट को ही घर में भेज दे, डीसी के उपकरण भी बन सकते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे पंखे, एसी करंट के आते हैं वैसे डीसी करंट के भी बनाए जा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उपकरण तो बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिष्ट धारा के संचरण में ऊर्जा हानि अत्यधिक होती है। ठीक है, तथा ट्रांसफार्मर द्वारा इसका नियंत्रण भी संभव नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, केवल बैटरियों में ही इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी यहां आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा। एसी करंट के लिए इसके सभी बातें, यह मनुष्य को आकर्षित करेगी। एसी करंट, दिशा आवर्ती परिमाण इसके बदलते रहेंगे, और इस जो एसी करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसको जो हमारे घरों में आता है, ट्रांसफार्मर, उसका नियंत्रण उसके द्वारा संभव हो, ऊर्जा हानि भी उससे कम होती है। परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति व दिशा का पता लगाया जाता है। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर 1 व 3 दोनों। यहाँ बिल्कुल भूल के भी एमीटर मत कर देना, और उससे भी ज्यादा है 1 व 3 दोनों नहीं, यहाँ सिर्फ गैल्वेनोमीटर आएगा। एमीटर का उपयोग है विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा को मापना। एमीटर का उपयोग, वोल्टमीटर का उपयोग, वोल्टमीटर का क्या उपयोग है, वोल्टता या विभवांतर की जांच करना। ठीक है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है,
इसकी जानकारी हमें मिलती है गैल्वेनोमीटर से, और किस दिशा में हो रही है इसकी जानकारी भी मिलती है गैल्वेनोमीटर से। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही उत्तर आपका रहेगा। ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हो। फ्यूज तार के लिए सही है। फ्यूज तार यानी कि जो फेस होता है ना, सब लोग जानते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, सही कथन हमें बताना है इसके बारे में। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। यह टांका, टांका यानी कि टिन प्लस सीसा का बना होता है। 3, फ्यूज तार को एल्यूमिनियम, कॉपर तथा लोहे से भी बनाया जा सकता है। और 4 है उपरोक्त सभी। देखिए, फ्यूज तार बनाने के लिए ऐसे तार की आवश्यकता होती है जिसका गलनांक क्या हो, कम हो, ताकि जैसे ही अधिक वोल्टेज आए वैसे ही वो तार गर्म हो और तुरंत टूट जाए, ताकि जो आगे उपकरण चल रहे हैं वो सेफ रहे। ठीक है, तो एक तो इसका गलनांक कम होना चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा, यह टांका टिन प्लस सीसा का बना होता है। तो टांका यानी कि जिसमें टिन कितने प्रतिशत होता है, लगभग 67% इसमें टिन होता है और 33% इसमें क्या होता है, शीशा होता है। टिन कितने प्रतिशत, टांके में टिन होता है 67% और शीशा होता है 33%। ठीक है, इसी से टांका बनता है और इसका उपयोग फेस यानी फ्यूज के रूप में कर सकते हैं। तीसरा, फ्यूज तार, देखिए एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, इनके गलनांक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इनके गलनांक भी कम होते हैं। तो इनका उपयोग भी है ना, इनका उपयोग भी हम कर सकते हैं किसमें, फ्यूज तार के रूप में कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। पहला है, परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए करते हैं। दूसरा, धारा नियंत्रक का उपयोग प्रतिरोध नियंत्रण के लिए करते हैं। 1 व 2 दोनों सही, न तो 1 और न दो दूसरा सही। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कि परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए कैसे हो सकता है। धारा नियंत्रण के लिए तो धारा नियंत्रक का उपयोग करेंगे, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों कथन अपने आप में बिल्कुल सही हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और यहां से प्रश्न बन सकता है। तो 1 व 3, 1 व 2 दोनों सही, कि परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग परिपथ में धारा नियंत्रण में हम लोग करते हैं और धारा नियंत्रक का उपयोग प्रतिरोध नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को नियंत्रित कम कर देंगे तो धारा अधिक प्रवाहित हो जाएगी, और अगर प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो कम प्रवाहित होगी। तो धारा नियंत्रक का काम जो है वो प्रतिरोध को नियंत्रित करना है परिपथ में। ठीक है, और परिवर्ती प्रतिरोध का जो उपयोग है वो है धारा नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, अगर हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, और परिवर्ती प्रतिरोध से प्रतिरोध कम कर रहे हैं तो धारा बढ़ जाएगी परिपथ में, तो धारा नियंत्रण का उपयोग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 व 2 दोनों सही, यही उत्तर इसका रहेगा। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 10। प्रतिरोधकता के लिए सही नहीं है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। बिल्कुल ठीक है, ओम गुणा मीटर ही इसका मात्रक होता है, सही है ये तो। यह तार की मोटाई, लंबाई तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं, सही नहीं है ना। तो पहला तो नहीं होगा, पहला तो सही है, ओम गुणा मीटर ही इसका जो है वो मात्रक होता है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी सही है। ठीक है, यह तार की मोटाई, लंबाई और आकार पर निर्भर नहीं करता, यह पॉइंट भी सही है, याद रखिएगा इसको।
प्रतिरोधकता जो है वो तार की लंबाई कितनी है, उसका क्षेत्रफल यानी मोटाई कितनी, से उसको कोई लेना देना नहीं है। ना आकार से कोई मतलब है, कितना लंबा कितना छोटा कितना मोटा कोई मतलब नहीं। हाँ, उसकी प्रकृति किस चीज से बना हुआ इस चीज पर जरूर डिपेंड करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर, यानी पदार्थ में कौन कौन से तार में कौन कौन से पदार्थ हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सही है, सारे कथन बिल्कुल ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समान विद्युत स्रोत से पतले और मोटे तार को संयोजित करने पर किसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, समान विद्युत स्रोत से देखिएगा, एक समान विद्युत स्रोत है, उसमें से एक हमने लिया है पतला तार, पतला तार, ठीक है, और एक है मोटा तार, मोटा। पतले तार की बात करें तो हम जानते हैं जो एरिया होता है पतले तार का वो कम होता है, एरिया कम। यहां बात करें एरिया की तो एरिया हो जाएगा ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। और हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है आर होता है, प्रतिरोध आर होता है, प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। यानी अगर एरिया कम तो आर, यानी आर ज्यादा, आर मतलब प्रतिरोध ज्यादा, एरिया ज्यादा तो आर कम यानी प्रतिरोध कम। समझ गए बात को। और आर यानी प्रतिरोध ज्यादा मतलब धारा आई, आई मतलब कम, आई मतलब धारा ये कम प्रवाहित होगी। आर कम यानी धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, प्रतिरोध कम हो गया धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। तो यहाँ किस में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, तो प्यारे साथियों यहाँ मोटे तार में से धारा आसानी से प्रवाहित होगी। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न, यदि किसी चालक तार को खींचकर 5 गुना लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा 5 गुना, 2.5 गुना, 25 गुना या अपरिवर्तित। देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब किसी तार को छोटा कर दें, छोटा करने का मतलब बीच से उसको काट दें, या लंबा करने के लिए उसमें कोई एक और तार जोड़ दें, ठीक है, तो क्या कहाँ परिवर्तन होगा, यानी कि ये एक तार है, इसको मेरे को छोटा करना है तो बीच में से इसको मैं काट दूंगा, ये 2 तार मैंने बना लिए। अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो केवल और केवल लंबाई बदलेगी, तार की मोटाई यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मेरे को तार को लंबा करना है, मेरे पास ये एक तार है, एक तार और मैंने लिया और वो इसको जोड़ दिया इसके, तो ये तार लंबा हो गया। यहां पर भी तार की मोटाई नहीं बदली है, ठीक है, और इसकी लंबाई बढ़ गई है, लेकिन मोटाई यानी क्षेत्रफल नहीं बदला है। यानी अगर केवल और केवल लंबाई में परिवर्तन हो, और लंबाई में परिवर्तन कैसे, केवल लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, अगर केवल लंबाई में परिवर्तन हो, यदि लंबाई मात्र में परिवर्तन हो, तब R बराबर L, मतलब R बराबर L का मतलब जितनी लंबाई बढ़ी है या कम हुई है उतना ही, या प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, तब R प्रोपोर्शनल L। ठीक है, R प्रोपोर्शनल, एक मिनट, R प्रोपोर्शनल L, ठीक है, ये हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। अगर केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तब R प्रोपोर्शनल L हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोल दे कि केवल मोटाई, है ना, यानी कि केवल उसका क्षेत्रफल, उसको मोटा कर दिया गया है तार को, केवल उसकी मोटाई बढ़ाई गई है ना, केवल क्षेत्रफल परिवर्तन, तब क्या होगा, तब जो R है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/8। यानी कि अगर एरिया 5 गुना कम किया गया है तो आपका प्रतिरोध 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। 5 गुना कम किया गया है इसको, एरिया को, तो 5 गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। ये प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोटाई अधिक होगी तो अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मोटाई ज्यादा, विद्युत धारा ज्यादा, यानी प्रतिरोध कम, है ना। तो मोटाई ज्यादा, मोटाई कम कर रहे हैं तो मोटाई कम करेंगे, विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो मोटाई कम, प्रतिरोध ज्यादा, उल्टा संबंध, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, तार को खींचा जा रहा है। अगर तार को खींचा जाए या तार को दबाया जाए, तार को खींचा जाए या तार को सप्रेस किया जाए, उसको दबाया जाए, तो क्या होगा, तो वहां पे अगर तार को हम खींच के लंबा कर रहे हैं तो मोटा तार है तो वो पतला हो जाएगा। लंबा तो होगा, लंबाई बढ़ेगी, लेकिन उसका एरिया कम हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, है ना। और खींचेंगे तो एरिया क्या होगा, एरिया उसका पतला होता जाएगा तो कम होगा, एरिया कम होगा तो आर बढ़ेगा। यानी लंबाई बढ़ने पर आर बढ़ रहा है, एरिया कम होने पर आर बढ़ रहा है। यहाँ दोनों चीजें हो रही है, लंबाई भी बढ़ रही है, एरिया भी कम हो रहा है, इसलिए 2 बार डबल टाइम्स आपका क्या बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। यानी आर स्क्वायर वहां पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब तार को खींचा वह खींचा या दबाया जाए या सिकुड़ा जाए, है ना। मतलब इस प्रकार से लंबाई खींच रखा है, उसको सिकुड़ दिया हमने या दबा दिया, दबाया 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 जाए, तब आर प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के, तब आर प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के। समझे बात को। मतलब अगर लंबाई को 5 गुणा कर दिया हमने, लंबाई को क्या कर दिया है, 5 गुणा कर दिया है, लंबाई को 5 गुणा कर दिया है, तो हमारा जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जो है हमारा वो कितने गुणा हो जाएगा, पहले का 25 गुणा हो जाएगा। 25 गुणा एल का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दे यहाँ तो आ जाएगा आर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 गुणा एल कितना गुणा हो गया, 25 गुणा हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। फिर है, निम्न में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को सही तौर पर निरूपित नहीं करता है। I बराबर V अपॉन आर, V बराबर आई आर, ये तो सभी को पता है। देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और यहां से V बराबर आई आर, ये सही है। अब अगर मैं I को यहाँ रख लूँ, R को इधर भेजूंगा तो V बटा R, तो ये भी ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हम R को यहाँ भेज दें तो R को यहाँ भेजेंगे तो V यहाँ आएगा। एक मिनट, R को, हाँ R को हमने यहीं रखा, V को इधर भेजा ना, तभी तो R अकेले का मान आएगा। R को इधर भेज देंगे तो बटा में हो जाएगा। R बराबर आई अपॉन वी, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई होता है, V अपॉन आई होता है R बराबर। यहाँ I अपॉन V दे रखा है, तो ये गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 आपका सही हो जाएगा। ओम के नियम को हम ऐसे नहीं दर्शा सकते। ये भी हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है आपके राजस्थान में ही, ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं।
देखिए, अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है, सामान्य तौर पर अगर अपन धातुओं की बात करें तो जैसे जैसे प्रतिरोध का मतलब एक प्रकार से अर्धचालकों का प्रतिरोध का जो संबंध है, यानी कि प्रतिरोध का जो संबंध है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। ताप जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, धातुओं की अगर हम बात करें। लेकिन अर्धचालकों की बात करें, है ना, अर्धचालकों में क्या होता है कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध उनका कम होता जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ऑप्शन 2 सही होगा यहाँ पर, है ना। एक और पॉइंट लिख देता हूं, सामान्यतः चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है या बढ़ता है। जैसे ही तार ज्यादा गर्म हो जाता है ना, वैसे ही उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तार जल जाता है धीरे धीरे। तो ये चीज है। तो तार अगर गर्म हो रहा है ज्यादा तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालकों में इसका उल्टा है, प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। समांतर क्रम समायोजन में सभी तारों में धारा खालिस्तान बहती, समान असमान परिणामी की आधी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, समांतर क्रम जो समायोजन है, समांतर क्रम समायोजन है, उसमें सभी तारों में धारा असमान असमान बहती, असमान बहती है। यह इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक है, समांतर क्रम समायोजन में धारा तो क्या होती है, सभी तारों में असमान होती है, लेकिन वोल्टता जो होती है वो समान होती है। तो वोल्टता समान, और वोल्टता समान होगी तो साथियों क्या होगा कि सभी उपकरणों तक विद्युत की आपूर्ति बिल्कुल सही रहेगी। जितनी मात्रा में पीछे से जितनी वोल्टता की धारा आई है उतनी ही वोल्टता की धारा आगे जाएगी, है ना। तो वोल्टता समान रहेगी, समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा समांतर क्रम में, और वोल्टता समान रहती है। इसी वजह से घरों में, है ना, घरों में जो परिपथ बनाए जाते हैं, विद्युत की जो फिटिंग की जाती है घरों में, वो समांतर क्रम में की जाती है। घरों में विद्युत परिपथ इसी क्रम में होते। ठीक है, अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों इसमें क्या होता है, इसमें धारा, प्रत्येक तार में धारा जो है वो समान जाती है, समान जाती है। प्रतिरोध जो है, एक मिनट, वोल्टता जो है, वोल्टता वोल्टता असमान रहती है इसमें प्रत्येक तार में। दूसरी चीज, एक तार में विद्युत धारा अगर जानी बंद हो गई तो सभी में, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा नहीं गई तो पूरा परिपथ कट जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम ऐसे चलता है, ये प्रतिरोध फिर से परिपथ, ये प्रतिरोध, ऐसे। अगर एक भी तार में, अगर यहां से कट गया, एक भी प्रतिरोध में धारा नहीं गई तो पूरा परिपथ कट जाता, जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं है, समांतर क्रम में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है समांतर क्रम में ऐसा? देखिए, ये बैटरी हो गई, ठीक है, हाँ जी,
ये लीजिए, ये धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ धारा गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, इधर, यहाँ से इस प्रकार से विद्युत धारा जो है वो आ रही है यहाँ से, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3। अब देखिए अगर R1 तार में मान लीजिए R1 तार में इस R1 प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो R2 और R3 में हो जाएगी। पूरा परिपथ इसमें कटेगा नहीं, सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, वहां सर्किट पूरा नहीं होता, वहां धारा रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा आपका असमान। लिख सकते हो आप इसको भी, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। P बराबर की विद्युत शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर आर पहला ऑप्शन तो दे रखा है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता वो बताना। आई स्क्वायर आर और आई आर स्क्वायर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। वी आई देखिए, एक मिनट, क्या आ गए, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 सही हो जाएगा। V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, तो यहां हम I की वैल्यू अगर निकालें तो V अपॉन आर, आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, वो इसमें रख दो। तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं अपन शक्ति को, और एक विद्युत शक्ति को कैसे लिख सकते हैं? आई की जगह V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये आर से आर कट गया, तो ये P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर के रूप में, यानी V स्क्वायर अपॉन आर के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये आपके समीकरण नंबर 3 मान लें, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। समीकरण नंबर 2 सॉरी है ना, समीकरण नंबर 2 मान लो आप, यानी कि अपन शक्ति को इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। इतनी बात आराम से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो। ठीक है, चलिए अब हम देखिए, हाँ अब हम देखिए इसको एक और तरीके से P बराबर वी आई कैसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास ये वाला है, हमारे पास P बराबर क्या? आई स्क्वायर आर है। P बराबर क्या है? यहीं से कर लेते हैं। P बराबर अपने पास है आई स्क्वायर आर। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ P बराबर आई स्क्वायर को आई गुणा आई और आर। ठीक है, अब आई आर, V बराबर क्या है? आई आर, V ओम के नियम से, तो P बराबर क्या आ जाएगा? आई और V, या इसको P बराबर वी आई भी आप लिख सकते हो। P बराबर वी आई भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वैसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ये आपका इक्वेशन हो गया तीसरा। तो इन तीनों तरीकों से हम विद्युत शक्ति को निरूपित कर सकते हैं। और अब इस विद्युत शक्ति वाले जो आपका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर है ना, या ये वी स्क्वायर अपॉन आर है, या वी आई है, इन पर आधारित काफ़ी सारे प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और आपकी एनसीईआरटी की किताब में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न भी दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, करिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही है? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। 1 किलोवाट 10 की घात 3 वाट, यानी कि 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, यानी कि 10 की घात 3 वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक वाट होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत शक्ति का अगर हम बात करें व्यवसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट है। क्या है? किलोवाट है। तो यहाँ सारे ठीक हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है। प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा होती है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। याद हो जाना चाहिए सबको ये प्रश्न, यहां से भी है ना, कोई तार कितना गर्म हुआ है, या उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कितनी है, H अपॉन टी वहां फाइंड आउट करना होता है। अगर ये पूछेगी ना भाई, एनसीईआरटी में एक प्रश्न आपका शायद बुक में दिया गया है, उसमें ऊष्मा है ना, या गर्म होने की दर
ऊष्मा प्राप्त करने की दर ऐसे पूछे, अगर दर पूछे मतलब H/T पूछा है और आपको निकालना आगे I²R ये निकालना है। तो धारा और प्रतिरोध का उपयोग करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी काफी सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको भी, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर है ना। दर पूछे तो टाइम के रेस्पेक्ट में आएगी दर, तो है ना, समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्म होता जाएगा, तो दर यही तो है। तो H/T वाला फॉर्मूला लगा देना। अगला प्रश्न इस बार ये न्यूमेरिकल बहुत ही सरल है, लेकिन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट जो विद्युत धारा वाले टॉपिक में जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है वो यही बनता है ना। ज्यादातर यही पूछा जाता है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन पूछा यही जाता है। 100 वाट का एक बल्ब, विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा किलोवाट घंटा में ज्ञात करो। अब देखिएगा साथियों, इसका बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, जो भी दिया सबको गुणा कर दो, जो भी चीजें दी गई हैं। सूत्र लिखना चाहूं तो ये है वाट। अब ये सूत्र किसका है, एक यूनिट का है, एक यूनिट बिजली का सूत्र है, ठीक है। वाट गुणा बल्ब, वाट गुणा घंटे कर लो, चलो, वाट गुणा घंटे गुणा दिन गुणा बल्ब और बटा में 1000। अब इसका 1000 का क्या क्यों लगाया बटा में, क्योंकि हमें पूछा है किलोवाट घंटा में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास चीजें तो वाट में दी गई हैं, तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग लगता है, सभी को पता है। जैसे मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे, वैसे वाट को किलोवाट में बनाएंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे, लगा दिया। 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 यूनिट बिजली। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट बिजली, ठीक है। तो वाट कितना है, 100 वाट, वाट गुणा घंटे कितने दिए हुए हैं, 6 घंटे, गुणा 6 घंटे एक दिन जलता है, तो कितने दिनों का पूछा है, तो बल्ब द्वारा एक दिन, केवल एक दिन का पूछा, एक लगा दो। बल्ब, कितने बल्ब की बात कर रहा है, एक विद्युत बल्ब, एक की बात कर रहा है, ज्यादा की नहीं कर रहा। बटा में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये बचा 0.60, 0.60 किलोवाट घंटा, किलोवाट, यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। एग्जामिनर का फेवरेट टाइप का प्रश्न है, यहां ऐसे भी हो सकता है 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है, तो बल्ब के द्वारा 20 दिन में व्यतीत ऊर्जा किलोवाट में, 20 दिन होता तो यहाँ दिन की जगह 20। अब मान लो ये अपने पास 1 यूनिट, ठीक है, सॉरी यूनिट, 1 यूनिट नहीं, यूनिट आई अपनी, 0.60 यूनिट, ये अपनी यूनिट, पूरी यूनिट नहीं हुई है मतलब, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है साथियों, ये यूनिट यहाँ हमने निकाली। अब हमें खर्चा भी इसमें पूछ सकता है, आगे थोड़ा सा और दे दे कि भाई अगर 2 यूनिट का इतना खर्चा होता है ना, मान लो कि 1 यूनिट के 4 रुपये खर्च बता दिए और हमारे पास यूनिट आई है ये, तो 0.60 को गुणा कर दो 4 से, तो 6 चौक 24, 2 रुपये 40 पैसे उत्तर आ जाएगा फिर, ठीक है। बस ये तरीका, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी सरल सा प्रश्न है, कोई इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। विद्युत क्रेन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। देखिए प्रभावों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका यही है, ऊष्मीय प्रभाव मतलब अगर कोई तार में विद्युत धारा जा रही तो वो गर्म होगा, और वही क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, सबसे आसान। रासायनिक प्रभाव क्या है, रासायनिक प्रभाव है जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है, उससे बचाने के लिए अपन यसद लेपन की प्रक्रिया करते हैं, है ना, या धातु के ऊपर एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, चांदी पर सोने की परत चढ़ाना, जो साइकिल आती है ना,
और जो टायर्स आते हैं उसकी जो रिम आती है ना, उसके ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, ये सारी क्रियाएं जो है वो की जाती हैं रासायनिक प्रभाव के द्वारा। और चुंबकीय प्रभाव जैसे विद्युत क्रेन है ना, विद्युत घंटी है, विद्युत क्रेन के अलावा विद्युत घंटी, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी के अलावा टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, इन सभी, टेलीग्राम नहीं बोल रहा हूं मैं, टेलीग्राफ बोल रहा हूं भाई, है ना। तो विद्युत घंटी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सभी में, विद्युत क्रेन में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर 3, ठीक है। और युक्तियों से संबंधित प्रश्न बन सकता है इसमें। भारत में घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए प्रत्यावर्ती धारा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यही इसका उत्तर होगा, सबको पता है ये तो। अगला प्रश्न, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपना प्रश्न है। बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम बात करें परिनालिका की, है ना, परिनालिका की अगर हम बात करें, परिनालिका की अगर हम बात करें के साथियों, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे परिनालिका की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों, इसमें जो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, गतिशील जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और जो परिनालिका होती है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होंगी। तो क्या होगा यहाँ पे, एक छोर से दूसरे, ये एक छोर ये दूसरा छोर से जाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो वो बदलता नहीं है, क्योंकि समांतर होती हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रहता है परिनालिका में प्रत्येक जगह। इसमें कोई भी अपन धातु का टुकड़ा रखेंगे तो वो भी चुंबक की भांति, उसको भी हम चुंबक में एक प्रकार से बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न बनता है, यही प्रश्न यहाँ से ज्यादातर बनता है कि परिनालिका के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में एक छोर से दूसरे छोर पे जाने पर या किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो वो समान रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि सही बताना हमें, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, गतिशील आवेश विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा। तो 1 व 2 दोनों या दोनों ही ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा के किस प्रभाव के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, रासायनिक प्रभाव के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। विद्युत जनित्र किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र जो है वो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है साथियों, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये सारी बातें बताई हुई है आपको, बहुत इनको पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। हाँ जी, ये एक डायग्राम है आपके सामने, और थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं तब तक, आप इस प्रश्न को देखिए, समझिए, आंसर लगाइएगा, बहुत आसानी से ये प्रश्न हो जाना चाहिए भाई। उपरोक्त चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये बताना है। हाँ जी। देखिए, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। बिंदु ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम, या बी से आप ए की तरफ भी आ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम ए से बी की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां से विद्युत धारा आई, चली इस प्रतिरोध से होते हुए, विद्युत धारा आई यहाँ आई, यहाँ आने के बाद ये I1 में बट गई और इधर ये I2 में बट गई, इतनी बात
आराम से समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगर है तो फिर से बता देता हूँ, I2 इधर से हमने ये बैटरी से जोड़ रखा, धन टर्मिनल से इसको ऋण से, तो I धारा इधर से आई, एक तरफ से प्रवाहित कर लो, चाहे इधर से कर लो आप। इधर से हमने की I धारा आई, इस प्रतिरोध में से I धारा आई, यहाँ से इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई, चाहे I1 नीचे कर दो, एक ही बात, ठीक है। अब देखिए I1 धारा इसमें से भी जाएगी और इस प्रतिरोध में से भी जाएगी। इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। ये प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। ये भी I1, ये भी I1, तो दोनों प्रतिरोध क्या हो गए, श्रेणी क्रम में। मतलब 7 और 5 12। श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN, ये तुल्य प्रतिरोध निकलता है। समांतर क्रम में हो तब कैसे निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN, ठीक है। समांतर क्रम में ऐसे निकालते हैं, ये सबको पता है साथियों। तो यहां पूरा जो प्रतिरोध बन गया है ना, 7 और 5 12, तो इस पूरे की जगह मैं एक ही प्रतिरोध मानूं तो वो मेरा कितना हो गया, 12 ओम का हो गया। कितने ओम का हो गया, 12 ओम का। ये कार्यवाही आप दिमाग में भी कर सकते हैं। चलो, ये 12 ओम का प्रतिरोध अपना हो गया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि ये तो पूरा आगे सर्किट पूरा आगे। देखिए यहां I2 धारा आई, इसमें से I2 धारा जाएगी। अब यहां आके मान लीजिए I2 धारा, ये तो IX में बट गई और ये IY में, यानी अलग अलग धारा जा रही है। इस प्रतिरोध में अलग धारा, इसमें अलग धारा, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग धारा जा रही है तो समांतर क्रम में। एक जैसी धारा जा रही है तो श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो 3 ओम और 6 ओम, है ना, 3 ओम और 6 ओम की जगह क्या आ जाएगा, 1/3। बटा में क्यों जोड़ रहा हूं भाई, क्योंकि प्यारे साथियों ये समांतर क्रम में है, तो 1/R आ जाएगा। 6 2 प्लस 1 यानी 3/6, यानी कि R की वैल्यू यहां निकालेंगे तो 6/3 यानी 2 ओम, यानी 2 ओम। यानी इन दोनों की जगह मैं एक ही प्रतिरोध बना सकता हूं और वो क्या बन जाएगा, 2 ओम का, है ना, 2 ओम का। तो मैं इस एक नया सर्किट हमारे पास ये ऐसे बनेगा, ये लीजिए, है ना, और ये हट जाएंगे। ये कितने ओम का बनेगा हमारे पास, 2 ओम का बनेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आराम से। ये 12 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। अब ये देखो, ये अब हमारा सर्किट I1 धारा इधर, I2 धारा इधर तक, यानी कि यहां से 4 ओम से भी I2 धारा, इसमें से भी I2 धारा, यानी कि 4 और 2 ओम, ये दोनों अब क्या हो गए, श्रेणी क्रम में। तो 4 और 2 6 ओम, दोनों मिलाकर के कितने ओम हो गए, ये पूरा काट दो, ये काट दो, है ना, और ये पूरा इधर मिला दें सीधा, इसको काट दो, पूरा बन गया ये कितना, 6 ओम। समझ गए बात को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, धारा I1 I2, इधर I1 जा रही, इधर I2, अलग अलग जा रही, मतलब दोनों समांतर क्रम में। समांतर क्रम में यानी कि ऊपर 12, तो 1/12 और 1/6 क्या आ जाएंगे, समांतर क्रम में है तो 12, 1 प्लस 2 यानी कि 3/12, यानी R का मतलब 12/3, यानी कि 3 चौक 12, 4 ओम। यानी कि इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, इन दोनों का, है ना, इन सभी का जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा, वो यहाँ से इस प्रकार से हम मिलाएंगे सीधा इसमें, है ना। बाकी ये सारे कट गए, सारे के सारे कट गए बाकी ये। और ये कितना आया, 4 ओम। कितना आया, 4 ओम। ये प्रतिरोध 4 ओम का आया, ठीक है। अब देखिए I धारा यहाँ से 5 ओम के प्रतिरोध से आई और इसमें से I धारा गई और इधर भी I धारा चली गई, सर्किट पूरा हो गया। तो 5 ओम और 4 ओम, है ना, किसमें है, श्रेणी क्रम में आ गए। तो 5 और 4 9, उत्तर आ जाएगा 9 ओम। इस प्रकार से यह प्रश्न होगा, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न होगा। तरीके से सलीके से करते जाएंगे तो किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत साथियों नहीं आएगी, नहीं तो समस्याएं समस्याएं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर एक जैसी धारा जाती है श्रेणी क्रम, अलग अलग धारा जाती है समांतर क्रम। धारा आई, इधर I1 चली गई, I1 यहां तक आएगी, मतलब 7 और 5 से I1 आई, यानी ये 12 ओम हो गया दोनों से। ऊपर 12 ओम, ऊपर 12 ओम, ये दोनों समांतर में है। 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम, है ना, 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गए, तो 2 + 1 3, यहाँ 2 ओम आ गए। इनकी जगह 2 ओम,
4 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में 6 ओम, ठीक है, सॉरी श्रेणी क्रम में तो 6 ओम हो गए। ये 12 ओम था, ये 6 ओम, 12 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 4 ओम, और 4 ओम आ गए तो 5 ओम में 4 ओम जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, 9 ओम आ जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चित्र में आई का मान होगा। विद्युत धारा का संधि वाला नियम है। देखिए, तीर का निशान अंदर की तरफ है वो तो जुड़ जाएंगे, और तीर की निशान बाहर की तरफ हो उनमें से घट जाएगा। टोटल धारा निकालने के लिए धारा आई है हमारे पास, टोटल धारा आई कितनी हुई। ये तीर देखिए, ये बिंदु है, इस बिंदु ओ की तरफ ये निशान अंदर की तरफ, ये भी इस ओ की तरफ, ये भी ओ की तरफ, ये बाहर है, यानी कि ये विद्युत धारा आई है। इसी का तो मान हमें निकालना है, और ये भी किसकी तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ है, ठीक है, ये भी किसकी तरफ है, बाहर की तरफ। दो तरीके से कर सकते हैं। तुल्य यानी कि पूरी धारा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आई का मान निकालना है, तो जो अंदर की तरफ आ रही हैं उनको जोड़ दो, और उनमें से जो बाहर जा रही है उस धारा को घटा दो, आंसर आ जाए। दूसरा तरीका क्या, जो अंदर की तरफ आ रही हैं उनको एक जगह जोड़ दो, बराबर जो बाहर जा रही है उनको एक जगह कर दो, उनको एक जगह जोड़ दो। जैसे आई प्लस 4a, ये दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं इसलिए आई प्लस 4a कर दिया, बराबर ये किसके हो जाएंगे, जो अंदर धारा आ रही है ना, इस बिंदु पर आके मिल रही है, 5a प्लस 4a प्लस 2a, 5a प्लस 4a प्लस 2a, है ना। तो अब आई बराबर क्या आ जाएगा, वही 5a प्लस 4a प्लस 2a, और ये प्लस का 4a है, ये इधर जाके माइनस का 4a, चाहे कैसे भी कर लो, यही तो सीधा आई बराबर क्या हो जाएगी, जो अंदर आ रही है तीनों वो देखिए ऐड कर दिया, और जो निकल रही है उसको घटा दिया, तरीका यही है, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 4a से 4a घट गए तो 5 और 2 7a, 7 एम्पियर धारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, विद्युत धारा से संबंधित इतने ही प्रश्नों को मैंने लिया है। मैं जानता हूं इस टॉपिक में और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वो आपको खुद को करने हैं, ठीक है। विद्युत धारा का जो चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, हालांकि जो भी प्रश्न आता है बड़े आराम से हल हो जाता है विद्युत धारा का, ठीक है। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, ऐसे तो अगर कोई बना के आपको प्रश्न दे किसी पेपर में तो वो तो कैसा भी पेपर दे सकता है, कैसे भी प्रश्न दे सकता है। हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर इतना काफ़ी है 10th तक के हिसाब से, और वहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो आप आराम से कर सकते हो। और आज मेरे हिसाब से आवाज़ का भी कोई इश्यू नहीं होगा आपको, आवाज़ शायद सही आ रही होगी, अब तो ज़्यादा ही आ रही होगी, कम आवाज़ नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना। अभी भी कम लग रही है तो आप लोग अभी भी बता सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से अब आवाज़ जो है वो आपको कम लगेगी नहीं, ठीक है। तो प्री ग्रेड 3rd के जो हमारे पेपर्स हैं वो चल रहे हैं, आप सभी को पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेपर दे के देख सकते हैं। जो पेपर 2 पेपर पहले हो चुके हैं हमारे वो भी आप दे सकते हैं, आगे आने वाले पेपर भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।